हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए 60 नंबर की पूछी जाती है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में एसएसटी देखिए 40 नंबर में आता है। हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी आती है, पूछी जाती है। और देखिए 20 नंबर की पेडागोजी आती है। तो सभी MCQ आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी SST की क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको प्लेलिस्ट में से जाके ज़रूर देख लीजिएगा, और डेली क्लासेस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चन पे। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्लीज़ आप लोग देखिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कथन ए है नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले शुरुआती लोग कुशल संग्राहक थे। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले शुरुआती लोग कुशल संग्राहक थे। कारण है वे आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे। तो आपका देखिए यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रहा करते थे। वे कुशल संग्राहक थे क्योंकि वे भोजन के लिए शिकार करने के साथ साथ जंगलों से कंदमूल और फल इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। तो आपका देखिए यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। कारण है इन क्षेत्रों के लोगों ने कृषि के साथ साथ भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया था। यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो आपका देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन को नापना, उसका नक्शा रखना और ज़मीन का सरकारी रिकॉर्ड भूलेख को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखपाल और पटवारी की जिम्मेदारी होती थी। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन को नापना, उसका नक्शा रखना, तैयार करना, सरकारी रिकॉर्ड रखना, यह जिम्मेदारी पटवारी, लेखपाल की होती थी। देखिए समझते हैं, गांव में पटवारी, जिन्हें कुछ राज्यों में लेखपाल, कानूनगो या कर्मचारी भी कहा जाता था, उनका मुख्य काम था जमीन का रिकॉर्ड रखना और किसानों से खेती का कर लगान वसूलना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े शहरों की समस्याओं जैसे स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, पानी और स्कूल को संभालने वाली स्थानीय संस्था को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नगर निगम कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़े शहरों की समस्याओं जैसे स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, पानी और स्कूल को संभालने वाली स्थानीय संस्था को नगर निगम कहा जाता है। देखिए समझते हैं, छोटे कस्बों या शहरों में इसे नगर पालिका कहा जाता है, लेकिन बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई या बड़े जिला शहरों में इसे नगर निगम कहा जाता है। इसके चुने हुए सदस्यों को पार्षद, काउंसलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है विंध्य के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में सबसे पहले चावल, राइस उपजाया गया। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। विंध्य के उत्तर क्षेत्र में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। कारण है गारो पहाड़ियों तथा मध्य भारत के विंध्य क्षेत्रों में ऐसे कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां केवल पशुपालन का विकास हुआ था, कृषि का नहीं हुआ था। देखिए आपका जहां केवल आए उसको तुरंत ही काट दीजिए। आपका केवल देखिए नेगेटिव होता है,
केवल देखिए पशुपालन का विकास हुआ था, कृषि का नहीं हुआ था, तो यह गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, पहला आपका सही हो जाएगा। विंध्य के उत्तर क्षेत्रों में जैसे कोल्डी हवा में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिलते हैं, तो कोल्डी हवा में सबसे पहले चावल के अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। देखिए कारण आर क्यों गलत हो जाएगा, क्या कारण हो जाएगा, क्योंकि गारो और विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्रों में कृषि एग्रीकल्चर का तेज़ी से विकास हुआ था, ना कि पशुपालन का हुआ था, इसलिए आपका देखिए गलत हो जाएगा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के दक्षिण में स्थित प्राचीन क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के दक्षिण में स्थित प्राचीन क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। कारण है मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपका देखें यहाँ पे कथन दोनों सही हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपका दोनों सही हो जाएगा। गंगा के दक्षिण का हिस्सा प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार कहलाता था और इसके राजा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन राजाओं का शक्तिशाली होना इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि उस भौगोलिक क्षेत्र को मगध क्यों कहा जाता था। तो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है कथन, लेकिन दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है प्राचीन काल में लोग केवल एक ही स्थान पर टिककर रहते थे और उन्होंने कभी भी उपमहाद्वीप के भीतर यात्राएं नहीं की थी। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्राचीन काल में लोग केवल, देखिए जहाँ केवल आए उसको तुरंत ही काट दीजिए, आपका नेगेटिव होता है केवल। तो प्राचीन काल में लोग केवल एक ही स्थान पर टिककर नहीं रहते थे, बल्कि देखिए अलग अलग जाते थे, यात्रा करते थे। कारण है ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों और समुद्रों के कारण उस समय यात्राएं जोखिम भरी होती थीं। तो आपका देखिए यहाँ पे कारण बिल्कुल सही हो जाएगा। उस समय ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों और समुद्रों के कारण यात्राएं जोखिम भरा होती थीं। तो आपका देखिए यहाँ पे कारण सही हो जाएगा, पर कथन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। देखिए कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि लोग काम की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, व्यापार के लिए और धार्मिक प्रचार के लिए निरंतर यात्राएं किया करते थे। कारण सही हो जाएगा, क्योंकि भौगोलिक बाधाओं के कारण यात्राएं कठिन आवश्यक थीं, लेकिन असंभव नहीं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है हमारे देश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द इंडिया इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे देश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द इंडिया इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। कारण है लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। तो आपका देखिए यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका दोनों राइट आंसर सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ईरानियों और यूनानियों के उच्चारण के कारण ही सिंधु नदी का नाम इंदोस पड़ा है, जिससे आगे चलकर इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और देखिए जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, तो प्लीज़ जो लोग नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट, उसको जाके ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको इम्पॉर्टेंट ही करवा रहे हैं। जो करवा रहे हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले
लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। कारण है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की सबसे पुरानी आरंभिक कृति ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पुरानी में भी मिलता है। तो आपका देखिए यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा, लेकिन देखिए एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोनों कथन सही हो जाएगा। भरत कबीले या समूह के नाम पर ही बाद में हमारे देश का नाम भारत पड़ा और इसका जिक्र ऋग्वेद में है, लेकिन ऋग्वेद में मिलना इस बात का कारण नहीं है कि वे लोग उत्तर पश्चिम में रहते थे। तो कथन तो दोनों सही हो जाएगा, लेकिन देखिए व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव और शहर के प्रशासन से जुड़े पदों का उनके काम से मिलान कीजिए। तो पहला है, पटवारी लेखपाल का काम क्या होता है? तो पटवारी लेखपाल का काम होता है गांव की ज़मीन नापना और नक्शा रखना होता है। तो आपका पहले का हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। दूसरा है, ग्राम सभा का क्या कार्य होता है? तो ग्राम सभा का कार्य होता है पंचायत के कामों पर नज़र रखने वाली आम बैठक होती है। तीसरा है, नगर निगम क्या होता है? तो नगर निगम होता है बड़े शहरों का साफ सफाई और देख रेख करना होता है। चौथा है, वार्ड पार्षद का काम क्या होता है? तो वार्ड पार्षद होता है शहर के किसी एक हिस्से वार्ड का चुना हुआ नेता होता है, वार्ड पार्षद होता है। तो आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो सही मिलान हो जाएगा वह तीसरा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए पटवारी का काम होता है खेत नापना और रिकॉर्ड रखना होता है, और ग्राम सभा का कार्य होता है गांव के सभी वोटरों की मीटिंग होती है। तो ग्राम सभा का कार्य होता है। और नगर निगम बड़े शहरों को संभालता है, और वार्ड पार्षद होता है शहर के छोटे इलाकों की समस्याओं को निगम में उठाता है। तो वार्ड पार्षद का कार्य होता है छोटे शहरी इलाकों की समस्याओं को उठाना होता है, उसे उजागर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, पांडुलिपियों मैन्युस्क्रिप्ट को पत्थरों या धातु जैसी अत्यंत कठोर सतहों पर लिखा जाता था। तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए पांडुलिपियों को कठोर सतहों पर नहीं लिखा जाता था। तो आपका यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। कारण है, ये हाथ से लिखी जाती थी और इन्हें अक्सर ताड़ के पत्तों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। तो आपका देखें यहाँ पे कारण बिल्कुल सही हो जाएगा। पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती थी और इन्हें अक्सर ताड़ के पत्तों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। तो आपका कारण बिल्कुल सही हो जाएगा, और देखिए कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, आर सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना सोचे समझे पहले से ही कोई नकारात्मक बुरी राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना सोचे समझे पहले से ही कोई नकारात्मक राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेना होता है और उसे अपने से कमतर या हीन समझना होता है। जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, जैसे लड़के रोते नहीं हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार, पुरातात्विद, आर्कोलॉजिस्ट अतीत का अध्ययन करने के लिए अभिलेखों को एक मजबूत और विश्वसनीय स्रोत मानते हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिहासकार और पुरातात्विद अतीत का अध्ययन करने के लिए अभिलेखों को एक मजबूत और विश्वसनीय स्रोत मानते थे। तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण होने के कारण अभिलेख लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे और इन्हें नष्ट करना आसान नहीं था। तो आपका देखें यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा, आर ए की व्याख्या करता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए पांडुलिपियों को कीड़े खा जाते थे या वे सड़ जाती थीं।
जबकि पत्थरों पर लिखे गए अभिलेख हजारों सालों तक सुरक्षित बचे रहते थे। यही कारण है कि इतिहास जानने के लिए इन्हें सबसे विश्वसनीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विदों को खुदाई के दौरान प्राचीन बस्तियों से जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डी भी मिलती है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरातात्विदों को खुदाई के दौरान प्राचीन बस्तियों से जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, इन हड्डियों की मदद से यह जानने में आसानी होती है कि अतीत में लोग भोजन के रूप में क्या खाते थे। तो आपका देखिए यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पशु पक्षियों की हड्डियाँ प्राचीन काल के खान पान की आदतों को समझने का एक प्राथमिक स्रोत हैं, इसलिए कारण कथन दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने दिखाई देता है और हम इसका दूसरा भाग कभी नहीं देख पाते हैं। तो चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने दिखाई देता है और हम इसका दूसरा भाग कभी नहीं देख पाते हैं। तो क्या कारण हो जाएगा? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का समय अपने अक्ष पर घूर्णन रोटेशन पूरा करने का समय लगभग बराबर 27 दिन का होता है। तो आपका देखिए कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और इतने ही समय में अपनी धुरी पर भी घूमता है। दोनों गतियों का समय समान होने के कारण पृथ्वी से हमेशा एक ही पहलू दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के नए कानून के अनुसार पैतृक संपत्ति पिता की जमीन में किसे बराबर का कानूनी अधिकार दिया गया है? तो वह देखिए बेटी, बेटियों और माँ को समान रूप से दिया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, 2005 में हुए बड़े कानूनी बदलाव के बाद अब हिंदू परिवारों में बेटियों और माँ को भी बेटों के बिल्कुल बराबर पिता की संपत्ति और जमीन में कानूनी हिस्सा मिलता है, अधिकार मिलता है। देखिए, नेल्सन मंडेला ने किस देश में अश्वेत काले लोगों के साथ होने वाले रंग भेद के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया और अंततः लोकतंत्र की स्थापना की? तो वह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पहले श्वेत गोरे और अश्वेत काले लोग के बीच कड़ा भेदभाव कानून था, जिसे रंग भेद नीति कहते थे। नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी? तो किसे जाना जाता है? यह देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना आगे या पीछे है? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखिए समझते हैं, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री में स्थित है, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बने जाल को क्या कहते हैं? तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बने जाल को कहा जाता है तो ग्रिड कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने ताने बाने या जाल को ग्रिड कहते हैं। इसकी मदद से ग्लोब पर किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता आसानी से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है और इसके कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है?
और इसके घूमने के कारण क्या होता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है और इसके कारण क्या होता है। तो वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घूर्णन होता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और इसके कारण दिन और रात बनते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन रोटेशन कहलाता है और इसी घूर्णन की गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वह देखिए दिन और रात बनते हैं, वह घूर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है। यह देखिए परिक्रमण कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना यह परिक्रमण कहा जाता है और इसी कारण ऋतु मौसम बदलते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ या पृथ्वी की गति को परिक्रमण रिवोल्यूशन कहा जाता है। इसे पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। देखिए ग्लोब पर वह काल्पनिक रेखा या वृत्त जो प्रकाश वाले हिस्से दिन को अंधेरे वाले हिस्से रात से अलग करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है और यह कितने दिन बाद आता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 366 दिन होते हैं, हर चौथे वर्ष में आता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के परिक्रमण के बचे हुए 6 घंटे हर साल जुड़कर 4 साल में 24 घंटे एक दिन बन जाते हैं। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है जिससे फरवरी 29 दिन की और साल 366 दिन का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, उत्तर अयनांत कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उसे उत्तर अयनांत या ग्रीष्म अयनांतर कहा जाता है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थिति में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 12-12 घंटे होते हैं और सूर्य की किरणें सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। तो किस स्थिति में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 12-12 घंटे के होते हैं और सूर्य की किरणें सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। तो कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है जिससे पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुवत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजाओं और उनके द्वारा बनाए गए स्मारकों पुस्तकों का सही मिलान कीजिए। पहला अबुल फजल ने लिखी थी। तो अबुल फजल ने लिखे थे, आईने ए अकबरी लिखी थी। तो आपका पहले का हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ये देखिए लौह स्तंभ महरौली का बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तीसरा है राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपका सी का हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। चौथा है शाहजहां ने बनवाया था। तो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। तो आपका राइट आंसर सही मिलान हो जाएगा, देखिए पहला हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर मिलान सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, अबुल फजल ने आईने ए अकबरी लिखी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश ने
दिल्ली का लौह स्तंभ बनवाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली का लौह स्तंभ बनवाया था। और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर निर्माण करवाया था। और शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्रों मैप के संदर्भ में प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों के आकार के अनुसार संसार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप क्रमशः कौन सा हो जाएगा? तो महाद्वीपों के आकार के अनुसार संसार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा क्रम में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 हिस्से पर फैला है। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और इनका प्रतिशत कितना है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन होती है 78% होती है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। साफ और शुष्क हवा में नाइट्रोजन का हिस्सा 78% है, सबसे अधिक है, और ऑक्सीजन का हिस्सा 21% है। बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में पांडुलिपियों मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो पांडुलिपियों के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? वह देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांडुलिपियाँ ये मुख्य रूप से हाथ से ताड़ के पत्तों या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांडुलिपियाँ मुख्य रूप से ताड़ के पत्तों भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। देखिए, पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती थी। प्राचीन समय में इन्हें ताड़ के पत्तों या हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले भुर्ज पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। कठोर सतहों पर लिखे जाने वाले लेखों को अभिलेख इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। जो पांडुलिपियाँ थीं वह हाथ से लिखी जाती थी, ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी। और देखिए, वहीं अभिलेख जो लिखे जाते हैं वह कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ नामक पूरा स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ नामक स्थल किस लिए प्रसिद्ध है पूरा स्थल? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले गेहूँ जौ उगाने और भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से सबसे पहले यहाँ गेहूँ जौ उगाने और भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज के संदर्भ में भीमबेटका पूरा स्थल कहाँ स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो पूरा पाषाण काल के संदर्भ में भीमबेटका पूरा स्थल कहाँ स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भीमबेटका पूरा स्थल जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह आवासीय गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरापाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाई गई गुफाओं और चट्टानों पर सुंदर शैलचित्र रॉक पेंटिंग मिले हैं जिनमें जंगली जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, जो भी आपको करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं प्लीज़ उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 2 भागों में बांटा गया था। एक पश्चिमी भाग जिसे नगर दुर्ग कहा जाता है
और एक पूर्वी भाग जिसे निचला नगर कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, हड़प्पा के अधिकांश नगरों को दो भागों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता है, और संभवतः यहाँ शासक वर्ग रहा करता था। पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था, जिसे निचला नगर कहा जाता था। और देखिए धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो वह देखिए धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल कहाँ स्थित है और इसका मुख्य महत्व क्या था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल गुजरात में स्थित था और ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए लोथल गुजरात में साबरमती की उपनदी भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था, जहाँ से समुद्र के रास्ते अन्य देशों जैसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसकी रचना लगभग कितने वर्ष हुई थी। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व में हुई थी। तो आपका राइट आंसर देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है और इसकी रचना लगभग हुई थी 3500 वर्ष पूर्व में हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है। इनमें सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद माना जाता है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व में हुई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त भी कहा जाता है। अच्छी तरह से बोला गया और कहा जाता है, इसका अर्थ होता है सूक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में मगध के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारण नहीं था। तो महाजनपद काल में मगध के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनने के पीछे कौन सा कारण नहीं था भौगोलिक, वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मगध पूरी तरीके से मरुस्थलीय क्षेत्र में था, जिससे विदेशी आक्रमणकारी यहाँ नहीं आ पाते थे। ये देखिए आपका मगध के साम्राज्य का शक्तिशाली होने का कारण नहीं हो जाएगा। जो नहीं पूछा है वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है, गंगा और सोन जैसी नदियाँ यहाँ से बहती थीं, जिससे जल यातायात और सिंचाई आसान थी। यह देखिए मगध के शक्तिशाली होने का कारण था। तो आपका पहला सही हो जाएगा। मगध के क्षेत्रों में लोहे की खदानें थीं, जिससे मजबूत औजार और हथियार बनाना संभव हुआ। तो यह भी कारण हो जाएगा मगध के शक्तिशाली होने का। तीसरा है, यहाँ के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में मिलते थे, जिन्हें सेना में शामिल किया गया है। तो आपका देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। जो गलत पूछा है तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, मगध एक अत्यंत उपजाऊ मैदानी क्षेत्र था, मरुस्थल नहीं था। गंगा और सोन नदियों के कारण यहाँ व्यापार, परिवहन और कृषि बहुत उन्नत हुई थी। लोहे की उपलब्धता और जंगलों से हाथियों व लकड़ी का मिलना इसके शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया था और धर्म का प्रचार किया था। तो वह हो जाएगा सम्राट अशोक हो जाएगा। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग दिया था हमेशा के लिए और धर्म का प्रसार किया था। देखिए सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कलिंग युद्ध वर्तमान ओडिशा में हुई भारी हिंसा और खून खराबे को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे आगे कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर धर्म की नीति का प्रचार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु हेंगसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु हेंगसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो यह हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेंगसांग आया था तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था।
और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयान आया था भारत। देखिए समझते हैं, चीनी तीर्थयात्री हेंगसांग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में लगभग 1400 वर्ष पूर्व में भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और हर्ष के दरबार का विस्तृत विवरण लिखा था। और देखिए फैयान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोंड मंदिर का निर्माण किस महान चोल शासक द्वारा करवाया गया था? तो गंगईकोंड मंदिर का निर्माण किस महान चोल शासक द्वारा करवाया गया था? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत पर अपनी विजय गंगा नदी तक के क्षेत्र को जीतने के उपलक्ष्य में गंगा को जीतने वाला चोल की उपाधि धारण की और अपनी नई राजधानी गंगईकोंड में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में देश के सभी नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित कराती है। पहली है सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक पॉलिटिकल न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना सोचे समझे पहले से ही कोई नकारात्मक राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो यह देखिए कहा जाता है पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना सोचे समझे पहले से ही कोई नकारात्मक राय बना लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो लोकतांत्रिक सरकार का सबसे मुख्य लक्षण कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने और सरकार में भागीदारी के सख्त होना हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य लक्षण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लोकतंत्र में असली शक्ति जनता के हाथ में होती है। लोग नियमित चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। यह सरकार अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति जवाबदेही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है? तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भारत में बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के कारण 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का समान अधिकार प्राप्त होता है। तो इसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर शासन का पहला स्तर कौन सा होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर शासन का पहला स्तर कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। इसमें सबसे निचला या पहला स्तर ग्राम पंचायत होता है, गांव के स्तर पर होता है। दूसरा स्तर होता है ब्लॉक या जन पंचायत स्तर पर होता है और तीसरा होता है जिला परिषद होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर होती है। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है ब्लॉक पंचायत, तीसरा होता है जिला परिषद होता है जो सबसे ऊपरी स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है और इनमें कौन शामिल हो सकता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
18 वर्ष या उससे अधिक के सभी वयस्क जिनका नाम मतदाता सूची में है वह ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले उन सभी वयस्कों 18 वर्ष या उससे अधिक की सभा को ग्राम सभा कहते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड भूलेख सुरक्षित रखने की मुख्य जिम्मेदारी किस सरकारी अधिकारी को होती है? तो वह देखिए पटवारी लेखपाल को होती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ग्रामीण प्रशासन में पटवारी, जिन्हें अलग अलग राज्यों में लेखपाल, कर्मचारी या कानूनगो भी कहा जाता है, इनका मुख्य कार्य होता है जमीन नापना, किसानों की खेती का रिकॉर्ड रखना होता है और लगान वसूल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों के स्थानीय प्रशासन को चलाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है जहां जनसंख्या बहुत अधिक होती है? तो शहरों के स्थानीय प्रशासन को चलाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है जहां जनसंख्या बहुत अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, नगर निगम कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बड़े शहरों के स्थानीय स्वशासन को संभालने वाली संस्था को नगर निगम कहा जाता है और छोटे कस्बों या नगरों में इसे नगर पालिका या नगर परिषद कहा जाता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष संपत्ति में समान अधिकार मिला है? तो वह हो जाएगा बेटों, बेटियों और माँ को समान रूप से मिला है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पिता की संपत्ति में बेटों, बेटियों और माँ को समान रूप से अधिकार मिला है। देखिए, इस कानून के तहत हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को पिता की जमीन और संपत्ति में बिल्कुल बराबर का हिस्सा या अधिकार दिया गया है। यह लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अनुसार कक्षा में विविधता विषय को पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बच्चों के अनुभवों और उनके संस्कृत प्रयोग को सम्मान देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, विविधता को एक समृद्ध संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में सभी बच्चों के विशिष्ट पृष्ठभूमि, भाषा और संस्कृति का देखिए सम्मान करते हुए समावेशी वातावरण, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में उर और नाडु क्रमशः किसे संदर्भित करते थे? तो चोल काल में उर और नाडु किसे कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसानों की बस्तियों और गांवों के समूह को कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, चोल साम्राज्य के दौरान किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था जो सिंचाई सुविधाओं के कारण बहुत समृद्ध थी। इन गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था जो प्रशासनिक कार्यों जैसे न्याय करना और कर वसूलना संभालते थे। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आज आपको 52 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन में 52 क्वेश्चन में से आपके कितने स्कोर बने हैं। और देखिए, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो जितना हो सके अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एक अच्छा स्कोर बन सके सीटेट में। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और लास्ट में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इतिहास को जानने के लिए लिखे गए तौरीख के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह हो जाएगा देखिए सी ऑप्शन, जो सही नहीं हो जाएगा। ये लेखक आमतौर पर गांव में रहते थे और किसानों की समस्याओं पर लिखते थे। तो आपका देखिए यही गलत हो जाएगा, गलत पूछा है तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, तौरीख के लेखक गाँव में नहीं रहते थे बल्कि शहरों में रहते थे और किसानों की समस्याओं के बारे में नहीं लिखते थे बल्कि राजा के बारे में लिखते थे। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी।
और इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा।